Krishna. So till the last class we had covered on head-on collisions. So in this particular class we'll start with oblique collisions. देख कोलिजन मतलब बेसिकली दो चीज टकरा रहे हैं. ओब्लिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन में एक छोटा सा डिफरेंस है. मैंने कोलिजन के तीन तरह बताए थे. एक थ्री टाइप्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. फर्स्ट वाज इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड प्लास्टिक कोलिजन. इलास्टिक इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक. तीन तरह का कोलिजन. परफेक्टली इलास्टिक जिसमें E1 होता है. अगर आपको बोले इलास्टिक तो देखना क्वेश्चन में ई का वैल्यू 1 मेंशन होना चाहिए, क्योंकि तीन ही होता है. एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा होता है पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक, और तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन. ई जीरो हो जाता है. पर पार्शियली इनइलास्टिक इलास्टिक में ई जीरो और 1 के बीच में होता है. परफेक्टली इलास्टिक में 1 हो जाता है. तो इसका डिस्कशन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में ही हेड ऑन कोलिजन भी बता दिया था, पर उसका नाम नहीं लिया था. तो ये वाले जो कोलिजन के प्रॉब्लम्स थे, जहां पे एक बॉडी ऐसे करके आ रहा है, दूसरा बॉडी ऐसे करके जा रहा है, इसका स्पीड m1 और इसका मास m1, स्पीड u1, इसका मास m2 और स्पीड u2. तो बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन सब कुछ डिस्कस कर चुके थे. कैसे स्पीड निकालना है, क्या मोमेंटम है, फॉर्मूला भी बता दिया था, और दो इक्वेशन लिख के सॉल्व करना भी बता दिया था कि मोमेंटम का इक्वेशन और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिख के कैसे करके सॉल्व करते हैं. दोनों चीज का डिस्कशन हो चुका है. तो जो ये कोलिजन था जहां पर दो बॉडीज आके टकराते हैं ऐसे, इस कोलिजन को कहते हैं हेड ऑन. नाम से ही समझ में आ रहा है, हेड ऑन. सर से एकदम आमने सामने टकराएंगे ये लोग. तो इस हेड ऑन कोलिजन का खासियत ये है कि जब ऐसे करके कोलिजन होता है, मान लो वेलोसिटी बॉडी का ऐसे करके है, बॉडी का वेलोसिटी है ये u1 और ये है u2. ठीक है, ये मान लो है u1 और ये है u2, और ये जो दोनों का जो सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, ये वाला लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू इज नोन एज द लाइन ऑफ इंपैक्ट, LOI. LOI क्या है बेसिकली? LOI इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इंपैक्ट. तो अगर इफ u1 एंड u2 आर अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं? दीज कोलिजन्स आर नोन एज हेड ऑन कोलिजन्स. u1 एंड u2 जो है अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट के ही अलोंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो u1 और u2 अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही है, तो ऐसे कोलिजन को कहेंगे हेड ऑन कोलिजन. और भी एग्जांपल, अगर ये ऐसे करके गिर रहा है तो स्पीड देखो ऐसा करके है इसका टकराते टाइम, और लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसा है? लाइन ऑफ इंपैक्ट समझने के लिए इसको नीचे करके जब हम ड्रॉ करेंगे तो देख रहे हैं कि जो नॉर्मल बन रहा है यहाँ पे, दैट इज अलोंग यही लाइन ऑफ इंपैक्ट. जिस लाइन के अलोंग इंपैक्ट हो रहा है, जब बॉल गिरता है जमीन पे ऐसे करके, तो जो इंपैक्ट लगाता है ग्राउंड, वो कैसे लगाता है? ऐसे करके ना. सो अगर स्पीड इसी के डायरेक्शन में है तो ऐसा कोलिजन हो जाएगा. ये वाला कोलिजन है हेड ऑन. ठीक है, पर अगर इफ u1 एंड u2 आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो वैसा कोलिजन हो जाएगा ओब्लिक कोलिजन. अपने कॉपी में लिख ले आप लोग, मैं समझा देता हूं. जब ऐसा कोलिजन ना रहे कि दोनों का जो सेंटर है उसके अलोंग अगर वेलोसिटीज नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा बॉडी ऐसे आ रहा है सपोज. ठीक है, तो इस बार जब ये कोलाइड करेगा, जब ये कोलिजन होगा, उस समय का फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखना ऐसे. तो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो कैसा है? अब लाइन ऑफ इंपैक्ट पे फोकस करो. लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसा है? दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट, राइट. वो दोनों के सेंटर को जो मैं ज्वाइन कर रहा हूं ना, दैट इज बेसिकली द लाइन ऑफ इंपैक्ट. ये लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है कि जब ये कोलाइड करेगा तो ये ऊपर वाला जो बॉल है इस पे जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो कैसे करेगा? ऐसे. दिस इज द नॉर्मल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड. यही ए बी पे जो नॉर्मल लगाएगा वो कैसे लगाएगा, है ना? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, राइट. तो दैट विल पास थ्रू दिस सेंटर, तो ऐसे करके नॉर्मल लगाएगा ये. सो ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट. जो इंपैक्ट लगा रहा है ये इस पे या ये इस पे, दैट इज अलोंग दिस लाइन, द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ठीक है, और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं, और कोई शेप नहीं पूछेगा आप लोग ओब्लिक कोलिजन में. जब भी पूछेगा तो यही शेप पूछेगा. और वैसे भी हमको कॉमन सेंस समझ में आता है कि जो इंपैक्ट लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल जैसे नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ही लग ही रहा है, तो ऑलवेज आप समझ लेना कि जैसे नॉर्मल लगता है ना, तो दोनों नॉर्मल को जो जिस लाइन के अलोंग नॉर्मल लग रहे हैं वही होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट. तो ये है अपना लाइन ऑफ इंपैक्ट, सिंपल. अब इनिशियल वेलोसिटी ए का कैसे करके था? ऐसे मान लो u1, बी का कैसे करके था? u2. सो अगर आप ध्यान से देखो, आर द इनिशियल वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट? नो. देयरफॉर ये कैसा कोलिजन है?
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओब्लिक कोलिजन। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऐसा करके बनाता, साइज छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके बॉडीज आ रहे हैं, मान लो ये u1 स्पीड से एंड दिस इज कमिंग विद द स्पीड ऑफ u2, सो व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन इज दिस वन? दिस इज हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि जो इनिशियल स्पीड्स है, व्हाई? बिकॉज द इनिशियल स्पीड्स व्हिच आर देयर, इट इज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट and therefore this collision is head on whereas this collision is oblique। तो ऐसा नहीं कि अगर साइज बड़ा हो गया तो हमेशा oblique collision होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। The main definition of oblique collision क्या है? वो ये है कि the initial velocities should be along the line of impact। और line of impact कैसे निकालेंगे? जैसे नॉर्मल लग रहा है, उस नॉर्मल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, that is basically called the line of impact। So अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है ढंग से कि oblique collision क्या होता है और हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, मैं आपको ओब्लिक का एक और एग्जांपल देके समझा देता हूं। देखो, जब बॉल ऐसे करके आता है, when a ball comes like this and strikes, this is example of head on or oblique। ऐसे करके आ रहा है तो दिस इज हेड ऑन, ऐसे करके आ रहा है तो अगर आप ध्यान से देखो इनिशियल स्पीड कैसे करके है, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, जब बॉल यहाँ पे आया टकराया तो व्हाट इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट? लाइन ऑफ इंपैक्ट मतलब किस लाइन के अलॉन्ग इंपैक्ट लग रहा है बॉल के ऊपर, तो ऐसे करके लगेगा क्योंकि यही नॉर्मल है। अच्छा, इनिशियल स्पीड बॉल का कैसा था, अगर ध्यान से समझो, इनिशियल स्पीड कैसा था, ऐसा। So this speed which is there, you say for example, this is not along the impact, impact बोलो, impulse बोलो, जो यही है ना impulse, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, मोमेंटरीली जो dt में जो नॉर्मल लग रहा है काफी ज्यादा है, impulse लिख सकते हैं, impact impulse सेम थिंग। तो ये जो u है that is not along this impact जो लग रहा है उसको, therefore this collision is oblique। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, तो कोई नया चीज नहीं है, पर हाँ नाम आपको सेट रहना चाहिए कि कौन सा ओब्लिक कोलिजन है। ओब्लिक कोलिजन में जनरली बॉडी ये 2D हो जाएगा, ओब्लिक कोलिजन आर यूजुअली 2 डायमेंशनल, और हेड ऑन 1 डायमेंशनल। हेड ऑन कभी भी 2 डायमेंशनल नहीं होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है वो तो वेलोसिटीज के ही अलॉन्ग के लाइन में है, तो जो नॉर्मल लगा वो भी वेलोसिटीज के अलॉन्ग ही लगा, तो जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ फाइनली वो भी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये u ऐसे करके आया, ठीक है, अब ये u along द लाइन ऑफ इंपैक्ट आ रहा है, इसका u1, पहले हम बात करते हैं बॉल ए का, u1 इज along द लाइन ऑफ इंपैक्ट, टकराने के बाद इस पे जो नॉर्मल लगेगा कैसे लगेगा, along द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही लगेगा, बिल्कुल। कैसे लगेगा? along द लाइन ऑफ इंपैक्ट। अरे हेड ऑन का तो डेफिनेशन ही ये है, हेड ऑन का डेफिनेशन ही है कि यही है लाइन ऑफ इंपैक्ट और यही है u1 u2, तो टकराने के बाद जो नॉर्मल लगेगा वो along द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही तो लगेगा। देयरफॉर इसका जो फाइनल स्पीड होगा वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा, और इसका जो स्पीड रहेगा वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा, जैसा भी रहे अपने को मतलब नहीं है उससे। ये टकराने के बाद मान लो v1 हो गया, ये v2 हो गया, टकराने के बाद सपोज ये हो गया v1 और सपोज ये हो गया v2, जो भी हुआ, पर वो रहेगा तो इसी लाइन के अलॉन्ग। देयरफॉर हेड ऑन कोलिजन्स आर 1 डायमेंशनल, जबकि ओब्लिक कोलिजन्स बिकम 2 डायमेंशनल। ओब्लिक कोलिजन्स बिकम 2 डायमेंशनल। जब भी 2 डायमेंशनल बातें हो रही हैं तो समझ जाना वो ओब्लिक कोलिजन का केस है। तो हेड ऑन ओब्लिक अगर आपको क्लियर है, अब ध्यान से देखो सम एसेंशियल प्रिंसिपल्स इन ओब्लिक कोलिजन, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है कि जो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज किसके अलॉन्ग होगा? मोमेंटम चेंज इज ऑलवेज only along line of impact, is always only along line of impact। momentum is constant in direction perpendicular to line of impact। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है उसमें मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो कॉमन सेंस है। नॉर्मल ऐसे लगा रहा है तो ये मान लो इनिशियल मोमेंटम है, इस मोमेंटम का 2 कंपोनेंट है, ये py और ये वाला px। तो चूंकि नॉर्मल ऐसे लग रहा है तो px में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, उसी को बस वर्ड्स में लिख दिया। ये आपको ऑलरेडी पता है कि मोमेंटम चेंज सिर्फ y के अलॉन्ग में होगा, क्योंकि फोर्स y के अलॉन्ग में लग रहा है। मोमेंटम का y कंपोनेंट चेंज होगा, x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। बस एग्जैक्टली ओब्लिक कोलिजन्स में यही होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इस बॉल पे जो नॉर्मल लगा वो कैसे लगा, ये वाला। अब बॉल ए का अगर डायग्राम बनाए, ध्यान से देख, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ये जो u था इनिशियली, इसका 2 कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर टू नॉर्मल और दूसरा अलोंग द नॉर्मल। ये वाला मान लेते हैं x एक्सिस है और ये वाला मान लेते हैं y एक्सिस है, मान सकते हैं ऐसा। कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ux की uy? आफ्टर कोलिजन के बाद भी कौन सा कांस्टेंट रहेगा, uy, क्योंकि
ये जो ux है इसी के अलॉन्ग नॉर्मल लगा तो ux चेंज हो जाएगा, पर uy चेंज नहीं होगा। उसी तरह से ये वाले केस में अगर आप देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसे करके है, नॉर्मल इस पे ऐसे करके लगेगा पीछे की तरफ बिल्कुल। इसका इनिशियल स्पीड था ये, इस इनिशियल स्पीड का दो कंपोनेंट है, एक अलोंग ऐसे और एक ऐसे। इसको हम वही पकड़ लेते हैं ux और इसको पकड़ लो u2y, इसको u1x। u2x सेकंड वाले का x कंपोनेंट, सेकंड वाले का y कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट चेंज हो जाएगा? x वाला चेंज होगा क्योंकि नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो u2x चेंज होगा। u2y टकराने के बाद भी इवन आफ्टर कोलिजन u2y विल रिमेन, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y फॉर दिस बॉडी विल रिमेन व्हाट इट वाज बिफोर कोलिजन, इट वोंट चेंज क्योंकि इंपैक्ट तो ऐसे करके लग रहा है ना, तो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। इसमें मैं एग्जांपल भी कराऊंगा आपको ताकि और क्लैरिटी आए, पर एसेंशियली प्रिंसिपल आपको समझने का है, ठीक है। दूसरा चीज है, एक तो मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज इज ऑलवेज ओनली अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, वेलोसिटी is constant in direction perpendicular to LOI और momentum is constant in both the directions, मतलब in both the x and y axis chosen। momentum थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, momentum चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? velocity। अरे पहले जो momentum था along this, वो तो आफ्टर कोलिजन भी इन दिस पर्टिकुलर लाइन वही रहेगा ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा। क्या चेंज हो गया? बॉडी का वेलोसिटी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो जरूरी थोड़ी कि बॉडी का वेलोसिटीज भी कांस्टेंट रहे, अरे वो तो वेरी हो ही सकता है। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो वेलोसिटी चेंज होगा, वो ध्यान देना, वेलोसिटीज विल चेंज, मतलब मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड इन बोथ द डायरेक्शन x एंड y, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ द केसेस। ये वाले केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं था, यहाँ पे अलग ही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि दीवार को हम लोग कांस्टेंट फिक्स मान लेते थे, इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं कराते थे, क्लियर है ना। पर ये सारे डायरेक्शन में जहां पे दो बॉडीज कोलाइड करेंगे ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक्सटर्नल फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड देयरफॉर दोनों ही डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में भी और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल बी कंजर्व्ड। ये दो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं ओब्लिक कोलिजन के, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और छोटा सा चीज देख लो ओब्लिक कोलिजंस के ही केस में, जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो मैं लिख देता हूं। दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। थर्ड थिंग जो हमने पढ़ा है, इन केस ऑफ ओब्लिक कोलिजन, समझा देता हूं मैं। इन द केस ऑफ ओब्लिक कोलिजंस, इन द केस ऑफ ओब्लिक कोलिजन देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो E होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पढ़ा है ना। बस अब इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे सारे कोलिजंस के लिए, फ्यूचर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन से, चाहे रोटेशनल में रहेंगे वहां भी कोलिजंस होगा, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा रीडिफाइन करेंगे, ध्यान से देखो। E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहां? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये होता है E का वैल्यू। क्योंकि कोलिजन जो होता है वो तो लाइन ऑफ इंपैक्ट से उसको मतलब है ना, तो E जो है वो भी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कितना है फाइनल सेपरेशन का स्पीड, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग की स्पीड से वो लोग आ रहे थे, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा E का वैल्यू। हेड ऑन कोलिजन में, हेड ऑन कोलिजन में भी ये डेफिनेशन ट्रू है, कोई नया डेफिनेशन नहीं है, हेड ऑन कोलिजन भी ट्रू है। उस केस में तो वेलोसिटी ही अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, तो पूरा वेलोसिटी ले लेते थे। मान लो ये u1 u2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखते थे? सीधे लिख देते थे ना u1 प्लस u2, क्योंकि ये ट्रू है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना है? u1 प्लस u2 ही है। तो हेड ऑन कोलिजन के केस में इसका जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि ये जो दोनों है ना वो ऑटोमेटिक अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही रहते थे। ओब्लिक कोलिजन के केस में मेंशन करने का जरूरत पड़ता है। तो इसका एप्लीकेशन, तीन एसेंशियल प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखने हैं ओब्लिक कोलिजन से, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ओब्लिक कोलिजन। चलो दो क्वेश्चन अभी फटाक से हम सॉल्व करते हैं। So let us say that there are two balls which are coming towards each other. अच्छा एक और चीज, वो जो तीसरा फॉर्मूला लिखा था E का, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, उसी तरह से जो फॉर्मूला, जो फाइनल वेलोसिटी था, याद है फॉर्मूला लिखा था फाइनल वेलोसिटी का? इनिशियल मोमेंटम प्लस, अगर 1 लिख रहे हैं तो सेकंड का मास इनटू E, सेकंड वाले का स्पीड माइनस फर्स्ट वाले का स्पीड बाई m1 प्लस m2, ये लिखते थे, राइट। यहां पर भी ये इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा ओब्लिक कोलिजन के केस में? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये ध्यान रखना, ये इनिशियल मोमेंटम विल बी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। u2 u1 क्या है? ये सब के सब
along the line of impact हो जाएंगे, बाकी सारा चीज फिक्स रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है। और बोलोगे सर ऐसा क्यों वैलिड है? क्योंकि ये जो डेरिवेशन किए थे वो हेड ऑन कोलिजन्स के लिए किए थे। किसके लिए किए थे? हेड ऑन कोलिजन्स के लिए। तो ओब्लिक कोलिजन के केस में क्या हो जाएगा, मान लो ये ओब्लिक कोलिजन है, ठीक है, ऐसा करके बॉडी मूव कर रहे हैं, सो दिस, इसका एक कंपोनेंट तो हेड ऑन ही कर रहा है ना, ये वाला, इसका जो ये कंपोनेंट है ये तो हेड ऑन कर रहा है ना, इसके लिए तो ये वैलिड होगा। वी कैन ट्रीट दिस लाइक दिस, इसको अगर उठा दो तो इट इज लाइक दिस ओनली, ये कंपोनेंट से मेरे को मतलब नहीं है, सो देयरफॉर दिस विल होल्ड वैलिड जहां पे पी आई इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, U2 U1 इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसका बस ध्यान रखना, ठीक है। ओब्लिक कोलिजन के केस में ये रिडिफाइन हो जाएगा वैल्यूज, दैट्स इट, कंसेप्ट सेम है। मैं एक क्वेश्चन करता हूं तो आपको दोनों मेथड से करके दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देख, ओब्लिक कोलिजन का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉल है, दिस बॉल, आप लोग मेरे साथ फटाफट लिखते भी रहना, 2 kg है, इसका स्पीड मैं कहता हूं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका रेडियस है 2 मीटर, इस तरफ आ रहा है, इसका रेडियस है 3 मीटर, इसका मास है 4 kg, एंड दिस इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। मैं बोला फाइंड स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। चलो ये पहला क्वेश्चन पूरा बनाता हूं, देखो, चलो देखो एक बार सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो, सॉल्व कर लो, फिर देखना, ठीक है। अच्छा, ई का वैल्यू पकड़ लेते हैं हाफ, कोलिजन हो रहा है तो ई का वैल्यू हम पकड़ लेते हैं हाफ। फाइंड द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन बताना आप। चलिए देखिए, जब कोलिजन हो रहा है उस समय का फोटो ध्यान से बनाना, जब कोलिजन हो रहा है तो उस समय का फोटो ध्यान से बनाना, ऐसे, ठीक है। जो कोलिजन हो रहा है तो ये वाला क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब ये इधर आ रहा है, जो इसका स्पीड कितना है 10, खैर उस पर हम आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 2 मीटर और ये है 3 मीटर, तो ये जो पूरा लेंथ हो गया ये हो गया 5, ये पूरा लेंथ कितना हो गया 5, और ये वाला है 3, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, तो थीटा कितना हो गया अपना 37 डिग्री, ये 37 डिग्री हो गया, राइट, ओके। अब बिफोर कोलिजन इसका स्पीड इस डायरेक्शन में कितना है 10, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट कितना है 10 cos 37, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, और 10 sin 37, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। बिफोर कोलिजन ये आ रहा था इस तरफ, ये वाला मतलब नीचे वाला जो बॉल है, कितने से आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा था। देखिए ये 37, तो ये भी 37, तो ये भी 37, तो ये 5 cos 37, बोले तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये ध्यान रखना। मेरे को जो भी वेलोसिटीज लेना है इन ओब्लिक, पहले तो कोलिजन ओब्लिक है, जहां भी ओब्लिक कोलिजन हो रहा है, आई हैव टू, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक एवरीथिंग अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, देयरफॉर ऐसा करके ले रहे हैं हम 4 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, राइट, 5 sin 37 हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। सो अब ये बिफोर कोलिजन हो गया। अगर मैं आफ्टर कोलिजन इसको ड्रॉ करूं, तो आफ्टर कोलिजन एक बात बताओ, कौन सा स्पीड हमको ऑलरेडी पता है, कौन सा स्पीड इसमें से ऑलरेडी चेंज नहीं होगा, ये, क्योंकि ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है, तो ये 6 और ये 3 तो चेंज होने वाला नहीं, तो ये 6 तो अभी भी वैसा ही रहेगा, और ये 3 अभी भी ऐसा ही रहेगा, सो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये 8 मीटर पर सेकंड और ये 4 मीटर पर सेकंड, ओके। अब यहां पर हम क्या ई का इक्वेशन लिख सकते हैं, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन का भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, एक ई का इक्वेशन लिख सकते हैं और एक मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख के फाइनल स्पीड्स निकाल सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं इसका फाइनल स्पीड मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में v1, जैसे पहले माना करते थे हेड ऑन कोलिजन में, इट इज जस्ट लाइक हेड ऑन कोलिजन। देखो ना, 2 बॉल ऐसे करके आ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से ये बॉल आ रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ई का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, पकड़ लो, ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है हाफ, बस सिंपल सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको पकड़ लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको पकड़ लेते हैं अपन वाई एक्सिस। इसका अब एक्स और वाई क्यों पकड़े, क्योंकि मोमेंटम प्लस माइनस, इस डायरेक्शन में तो प्लस, इस डायरेक्शन में तो माइनस, वेक्टर क्वांटिटी है ना मोमेंटम, दैट्स व्हाई। तो इस डायरेक्शन में कितना लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय उसका मास 2, दैट इज 16, और 4 मल्टीप्लाइड बाय इसका मास, दैट इज -16,
इनिशियल मोमेंटम है ये, इनिशियल मोमेंटम है ये, ठीक। अच्छा, टकराने के बाद फाइनल, पहले मोमेंटम का इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो पहला तो मोमेंटम कंजर्वेशन का हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहला। तो ये क्या आएगा फाइनल मोमेंटम, मतलब 2 इंटू V1 प्लस 4 इंटू V2, ये पहला मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन हो गया। दूसरा E का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो फिगर तो ऑलरेडी रेडी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिख दें, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 8 प्लस 4 12, बोले तो 6। दो इक्वेशन रेडी हो गया अपना। इसी को अगर बोलते हैं 2V2 माइनस 2V1 इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6V2 इक्वल्स टू 12, V2 का वैल्यू सही है ना, देख लो ये वाला पार्ट 0 है, 12 उधर आए, V2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। V2 का वैल्यू अगर 2 आ गया तो V1 का वैल्यू कितना आएगा, V2 का वैल्यू 2 आया तो V1 का वैल्यू आएगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक मेथड था, सिंपल मेथड है निकालने का। अच्छा फिगर में देख लो क्या है, V1 -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब टकराने के बाद ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव एक्स पकड़ा था। -4 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, V1 ये वाला है, -4 का मतलब टकराने के बाद इसका ये कंपोनेंट पीछे की तरफ हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, और V2 कितना पॉजिटिव आया क्या, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे स्पीड पूछा था, तो ये है A और ये है B। तो अगर आपसे स्पीड पूछा है तो स्पीड ऑफ A कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ A कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 16 रूट 52 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ B पूछा है तो 3 या 2 मत लिख देना, रूट अंडर 9 प्लस 4 रूट अंडर 13 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आया, फाइनल स्पीड। ये मेथड 1। मेथड 1 क्या है, अपना दो इक्वेशन लिख के सॉल्व करना। मेथड 2 यूजिंग फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूला ध्यान से लगाना है अपने को। सपोज मेरे को इसका स्पीड निकालना था, मतलब स्पीड, ये स्पीड जो आएगा वो कहां आएगा, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, कि ये वाला स्पीड देगा। जो फॉर्मूला था, जैसे V2 का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम, इनिशियल मोमेंटम प्लस पहले वाले का मास इंटू E इंटू U1 माइनस U2 बाई M1 प्लस M2। ये जो फॉर्मूला लिखे इसमें ये पुट किया अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, U1 और U2 पुट किया अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये जो V2 आया वो कहां आएगा, वो नेट स्पीड आएगा मेरा, या अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला स्पीड आएगा, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला स्पीड आएगा। अरे ये पूरा फॉर्मूला ही अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट के लिए, याद रखना। तो इनिशियल मोमेंटम कितना निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 0, प्लस आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो भी 16 माइनस 16 फटाक से लिख लेना, 0 ही आएगा। M1 का वैल्यू कितना था, इसका स्पीड निकाल रहे हैं सेकंड वाले का, तो M1 ये कितना है 2 इंटू हाफ, और U1 का स्पीड कितना है, इस ये वाले डायरेक्शन में कितना था U1 8 माइनस इसका था शायद 4 बाई M1 प्लस M2 इज 6। ये कितना आ गया देखना, अच्छा सॉरी, यहां पर जब स्पीड लिखेंगे U1 माइनस U2, तो U1 कितना है 8 माइनस U2 कितना है -4, ये ध्यान देना प्लीज। तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये आया V2, तो V2 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है फॉर्मूला वाइज भी। और V1 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वही से इनिशियल मोमेंटम 0 प्लस, अब V1 लिख रहे हैं, इसका स्पीड लिख रहे हैं, तो इसका मास इंटू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इंटू इसका वेलोसिटी माइनस, ध्यान रखना क्योंकि साइन ऑलरेडी चुन चुके हैं, कन्वेंशन फिक्स कर दिए, तो इसका वेलोसिटी पहले लिख देंगे -4 माइनस इसका स्पीड कितना है 8 प्लस 8 तो माइनस ऑफ 8 बाई टोटल मास कितना 6 2, ये कितना है -12 -24 बाई 6, तो ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। -4 मतलब जो कन्वेंशन चूज किया उसके उल्टा, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर मैच। अब आप कोई भी मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड भी कंफर्टेबल है, वो मेथड से भी कंफर्टेबल हो, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। ध्यान रखना बस कि वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग सब कुछ पूछा गया है आपसे, ठीक है। और स्पीड अगर पूछा गया तो ये निकाल के खुश मत हो जाना, आंसर में स्पीड का ध्यान रखना, ये स्पीड पूछता है, जनरली स्पीड पूछता है। तो जैसा भी, अब ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, अब ये सारा का कई सारा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें डेटा बहुत चेंज कर सकता है। तो आपको ये समझ लेना है कि अगर मेरे को दो बॉल को कोलाइड कराना है,
दो बॉल को अगर मेरे को कोलाइड कराना है, स्पीड वीड अगर कुछ भी दे दिया हो, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सारा वेलोसिटीज कैसे लिखेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो ये एक बॉल है और यहां पर दो बॉल हैं ऐसे, ठीक है। इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है r, और ये जा रहा है विथ स्पीड ऑफ v नॉट। ठीक है, ये a, b एंड c बेसिकली आइडेंटिकल है, b और c आइडेंटिकल है, ऐसे सिमेट्रिकली रखा हुआ है। ये जा रहा है v नॉट से, सबका मास है m, मास तीनों का m दिया हुआ है आपको। आपको बोलता है b स्ट्राइक्स, A strikes B and C and comes to rest. Find E. ये जाके इसको मारेगा, बीच में दोनों को मारेगा, एंड मारने के बाद वो खुद रेस्ट पे आ जाएगा और बाकी दो मूव करेंगे। तो आपको E का वैल्यू बताना है, खुद से ट्राई कर लो, फिर देख लेना सॉल्यूशन। चलो देखो, मारने के बाद तो ये रुक जाएगा, और मारते वक्त कैसे मारेगा ध्यान दो, ऐसा करके है। इसको डायग्राम थोड़ा बड़ा, एक्चुअली इसका रेडियस 2r है, ऑलमोस्ट सेम ही बना दिया मैं, छोटा कर देता हूं। इसका रेडियस है 2r, राइट। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा ऐसे, और इसका फाइनल वेलोसिटी होगा ऐसे। मान लेते हैं ये v और ये भी v। ओके, तो एक इक्वेशन कैसे करके लिखेंगे, हमको तो E का वैल्यू चाहिए, हमको हमेशा पता होता है कि ऐसे केसेस में हम दो इक्वेशन लिखते हैं। इसलिए इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला से हम निकालते थे फाइनल स्पीड्स, वो निकाल सकते हैं इन सम सिचुएशन जहां पे हमको आसानी रहे निकालने में। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में वो आसान हो जाता है, बट इन जनरल हमको इक्वेशन लिखना तो कंपलसरली आना चाहिए। किसका इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का। ऐसे कोलिजन्स में दोनों जगह मोमेंटम कंजर्व, दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, y के अलोंग और x के अलोंग, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा ना किसी भी डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट अलोंग बोथ x एंड y, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो दोनों ही केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, x और y दोनों के अलोंग। तो क्या करते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख लेते हैं हम। अच्छा, सिमेट्रिकली लिए, देख सिमेट्रिकली हिट कर रहा है तो ये भी v और ये भी v ले लिए, इसको v1 v2 अलग से लेने का जरूरत नहीं। सिमेट्रिकली हिट कर रहा है, दोनों का मास सेम दिया था, ऑफ कोर्स का मास अगर 2m दे देता तो आपको v1 v2 लेना था अलग अलग, और फिर y के लॉन्ग भी मोमेंटम कंजर्व करा के एक और इक्वेशन आता टोटल। मैं दिखाता हूं आपको, पहले तो ये v और ये v, तो इनिशियल मोमेंटम कितना लिख दें, mv नॉट। फाइनल मोमेंटम कितना लिख लें, अलोंग x, अलोंग दिस एक्सिस फाइनल मोमेंटम कितना, अगर ये एंगल थीटा है तो, अगर ये एंगल थीटा है तो mv, देखिए थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो mv cos थीटा, मास तो इसका भी सेम है, तो टोटल मोमेंटम 2mv cos थीटा अलोंग x, mv cos थीटा, mv cos थीटा, टोटल 2mv cos थीटा। अच्छा, थीटा का वैल्यू पता है, ध्यान से देखो, ये कितना है 2r, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है 3r, क्योंकि ये r प्लस 2r 3r। तो cos थीटा क्या होता है अपना, बेस, बेस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9, सॉरी ये r है, ये r है, तो रूट अंडर 9 माइनस, मतलब ये रूट 9 माइनस 1 रूट अंडर 8, तो बेस रूट 8, हाइपोटेन्यूज 3, ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। ओके, डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम, mm काटो, तो क्या आ गया, v नॉट इक्वल्स टू 2v cos थीटा का वैल्यू रूट 8/3, ये पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो निकालना है हमको, तो दूसरा इक्वेशन क्या कर लें, E का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। E का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ध्यान देना। अब E का इक्वेशन के लिए, E का इक्वेशन लिखने के लिए मोमेंटम से कोई मतलब नहीं है। E का जब आप इक्वेशन लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड मोमेंटम आर टू डिफरेंट थिंग्स। मोमेंटम कंजर्वेशन कराने के लिए सिचुएशन देखना पड़ेगा आपको, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, कौन सा बॉडी पे क्या हो रहा है, किस दो बॉडी का मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, किस तीन बॉडी का मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, अगर इस दो बॉडी का मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं है, सब देखना पड़ेगा। पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर किसी दो बॉडी के बीच में लगा रहे हैं तो कुछ देखने का जरूरत नहीं है।
अगर आप किसी भी दो बॉडीज के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिख रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट इक्वल्स टू ई, तो ये लिखते टाइम आपको मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई ध्यान नहीं रखना है, किसी चीज का ध्यान नहीं रखना, बिंदास लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना बस कि जो वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखे हैं, दैट मस्ट बी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोलिजन, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो सिर्फ ये दो पे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये दो का मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, सिर्फ इसका और इसका, सिर्फ इसका और इसका, इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? आंसर है नहीं है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है इस पे, और वो भी इंपल्सिव है, ऐसा नहीं कि नॉन इंपल्सिव। ये जो जाके हिट करेगा इसको, तो अगर इसको सिस्टम ट्रीट कर लेंगे तो इसका एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा ना उस पे, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है ये दो का। क्लियर है ना? तीनों का मोमेंटम कंजर्व है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इस तीनों का मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि आपस में इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। पर अगर ये दो का बोले, ए और बी का, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। किसी भी दो का अगर आप उठाओ तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ए और सी का नहीं है, क्योंकि बी का फोर्स आ जाएगा ए पे। ठीक है? सो देयरफॉर ई का इक्वेशन लिखने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका और इसका देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना है? पहले तो ई लिख लेते हैं, ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो मार के ये तो रुक गया अपना, इसका फाइनल स्पीड तो 0, तो सिर्फ ये आया रुका और ये v से जा रहा है, तो सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना है? चुपचाप v बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। ध्यान से देख, लाइन ऑफ इंपैक्ट है ये, लाइन ऑफ इंपैक्ट है ये, तो इसका अप्रोच कितना था? ये डायरेक्शन में था v नॉट, तो इसका अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना कंपोनेंट है? v नॉट cos थीटा, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि उस समय तो ये रेस्ट पे था, तो चुपचाप v नॉट cos थीटा। ओके, तो e का वैल्यू क्या आ गया? v बाई वी नॉट cos थीटा, और cos थीटा कितना है? √8/3, √8/3। अच्छा देखो, v बाई वी नॉट निकाल सकते हैं क्या? v बाई वी नॉट कितना आ रहा है? 3/2 √8, 3/2 √8, और ये है √8/3, तो ये कितना आ गया? 9/16, ये आया e का वैल्यू, ये मेरा e का वैल्यू आ गया। ठीक है, ऐसे करके ऑब्लिक कोलिशंस को डील करना है आपको बेसिकली दिमाग लगाना है। कंसेप्ट वही रहेगा कि ओब्लिक कोलिशंस के केस में क्या होता है, मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में कंजर्व रहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आपको इक्वेशन लिखना है, समझना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को मोमेंटम कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस यही दो ही इक्वेशन रहते हैं ओब्लिक कोलिशंस के केस में। एनर्जी कंजर्वेशन आपसे पूछ सकता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसके साथ फाइनल स्पीड चाहिए, इनिशियल स्पीड दिया हुआ रहेगा। तो बेसिकली जो हेड ऑन कोलिजन में किए थे, सेम थिंग इन ओब्लिक कोलिजन, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। ठीक है, तो अपना कोलिजन यहाँ पे खत्म होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं आपको जैसे समझाऊंगा आपको बिल्कुल वैसे समझना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं बच्चे और समझ में नहीं आता। 10 किताब उठा के 10 बार पढ़ेंगे, थोरोली कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जैसे पढ़ा रहे एकदम वैसे ही आपको रटाया हुआ रहना चाहिए, और सारा क्वेश्चंस इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। इसको कहते हैं वेरिएबल मास केसेस। ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं वेरिएबल मास केसेस। बिल्कुल एक एक वर्ड जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से नोटिस करना, वरना क्वेश्चन बनाएंगे आप गड़बड़ हो जाएगा। रट लेना जैसे बता रहा हूं, बिल्कुल वेरिएबल मास का केसेस। और सीधे काम का बात बताऊंगा। देखो, सबसे पहला चीज, अगर आपको स्कूल में प्रूफ करने बोले वेरिएबल मास केसेस, अच्छा पहले तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको वेरिएबल मास केस होता क्या है। मान लो आपने पिचकारी देखा है, ये रॉकेट तो देखा होगा एटलीस्ट, जो दिवाली में फटता है ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल रॉकेट नहीं देखा तो दिवाली में फटता है वो देखा होगा। उसमें से मास निकलता है नीचे से, रॉकेट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके चलते मास कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ निकलता है और बॉडी ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? ये वही वाला बात हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आईसी फ्लोर पे रख दूं, मैं आईसी फ्लोर पे अगर मैं आपको रख दूं और आपके हाथ में एक बैग है और मैं बोलूं आपको एक कॉर्नर पे पहुंचना है, तो अब क्या करोगे? बैग को ऑपोजिट एज पे फेंको, मतलब जहां पहुंचना है उसका ऑपोजिट फेंक दोगे। बैग को आप फेंक रहे हो, चूंकि मोमेंटम कंजर्व है, आप पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं लग रहा, तो आप जब बैग को फेंकोगे तो बैग के पास कुछ एक मोमेंटम आया, तो मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम तो जीरो होना चाहिए, तो बैग का कुछ मोमेंटम आया तो आपका कुछ मोमेंटम ऑपोजिट में रहना चाहिए। हाँ, तो इसलिए आप उधर जाओगे, बैग उधर जाएगा। सिंपल, ओवरऑल सिस्टम का नेट मोमेंटम इज जीरो, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, हिलेगा नहीं सेंटर ऑफ मास। दूसरा चीज, क्यों पीछे गया, ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने बैग पे फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में और छोड़ दिया, उतने ही टाइम में बैग हम पे फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, तो हम पीछे मूव करेंगे, सिंपल सा बात।
एग्जैक्टली रॉकेट में यही होता है। रॉकेट में क्या होता है, हमने तो बैग छोड़ा, अब मान लो हमारे पास 1000 बैग है जिसको मैं ऐसे करके छोड़ते जा रहा हूँ, ऐसे करके बहुत फास्ट छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ते 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 मेरा स्पीड पीछे की तरफ बढ़ते रहेगा। एग्जैक्टली रॉकेट में वही होता है, कंटिन्यूअस फ्यूल निकलता है, उसके चलते एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट तो खैर बैंड फोर्स हो गया, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं बस उसको। मास किसी भी सिस्टम में से अगर मास इजेक्ट हो रहा है या मास ऐड हो रहा है, दोनों ही केसेस में किसी भी सिस्टम में से अगर मास निकले या फिर मास ऐड हो, दोनों ही केसेस में उस बॉडी पे एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। ये एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम में नहीं लिखा जाता, जैसे स्यूडो फोर्स एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम में ऐड नहीं होता। स्यूडो फोर्स कहां से उसमें ऐड करेंगे एफ एक्सटर्नल में, अरे वो तो फ्रेम पे डिपेंड करता है ना। जब आप एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, मास के ऊपर नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर जब ये लिखते हैं, इसमें स्यूडो फोर्स थोड़ी इंक्लूडेड होता है, ये तो इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। न्यूटन का जो ये इक्वेशन है एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कहां वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम, है ना। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं तो यहां पे क्या लिखना पड़ता है, दो चीज लिखना पड़ता है मेरे को, एफ एक्सटर्नल भी लिखना पड़ता है और एफ स्यूडो भी लिखना पड़ेगा, तब ये पूरा सिचुएशन बैलेंस हो पाएगा, वरना बैलेंस हो पाना नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वरना पॉसिबल नहीं। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको दोनों लिखना पड़ेगा, देन इट इज इक्वल टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास। उसी तरह से जैसे ये हुआ ना कि एफ एक्सटर्नल में एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ा, दैट इज इक्वल्स टू एम ए। वेरिएबल मास के केस में डिट्टो यही होता है। अब ये कंफ्यूज मत हो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। आपको वेरिएबल मास का क्या मतलब है समझ में आ गया ना, कि हम अपना मास इनिशियली, आज देखो एक बस फील ले लो, उसके बाद तो मैं फिर बताऊंगा ये ढंग से। ये मान लो एम है, इसके पास एक बॉल है एम का, आईसी फ्लोर है, ये कैसा फ्लोर है, आईसी। ये आदमी अगर इस एम को फेंका इस तरफ स्पीड से, इसको इजेक्ट किया यू से, तो ये पीछे वी से जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस, तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस एम से एक मास निकला जिसके चलते इसको एक फोर्स लगा, वो फोर्स का नाम होता है थ्रस्ट फोर्स। ये तो खैर मान लो ये तो एक बार फेंक दिया आपने, पर कुछ आपके पास एक जेट है ऐसे करके जिससे आप मास फेंकते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो आपके ऊपर पीछे एक फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है कि नॉर्मल फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ये फोर्स हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। ये मान लो इनिशियल मास था एम नॉट, ठीक है, और ये जो इजेक्ट कर रहा है, कुछ कुछ फेंक रहा है, सपोज कुछ ऐसे करके, मान लो मान लो इसके पास पीछे सिलेंडर है, बहुत सारा सिलेंडर है, और ऐसे करके इसके पास एक ये रॉकेट टाइप का कुछ है, दीज आर ऑल सिलेंडर्स मान लो, और ऐसे करके रॉकेट है, सो ही इज इजेक्टिंग फ्यूल, भागेगा उधर, नेचुरल सा बात है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये जो भाग रहा है ड्यू टू इजेक्शन ऑफ मासेस, मास तो कंटिन्यूअसली घट रहा है, मान लो म्यू रेट से निकल रहा है, म्यू केजी पर सेकंड निकल रहा है, तो टी टाइम का जितना मास बचेगा, म्यू केजी पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इतना निकल गया, तो बचा कितना, एम नॉट माइनस म्यू टी आफ्टर टाइम टी। फोर्स लगा इस पे कि नहीं, बिल्कुल लगेगा फोर्स, तो वो जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, थ्रस्ट फोर्स, सिंपल। मास के चेंज होने से जो बॉडी पे फोर्स लगता है ना, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। ये हमने नहीं पढ़ा है, नॉर्मल फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल फोर्स, दिस इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज नॉट टेंशन, समझ रहे हैं आप, दिस इज नॉट स्प्रिंग फोर्स, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। तो सिमिलरली जब एफ एक्सटर्नल, ध्यान से देखो, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए जब लिखते हैं तो उसमें ये फोर्स इंक्लूडेड नहीं होता है, उसको अलग से इंक्लूड करना रहता है। तो अब मैं आपको पूरा कहानी रामायण महाभारत नहीं सुनूंगा, काम का बताऊंगा 5 मिनट में, ध्यान से देखना। एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है जब आप इक्वेशन लिखोगे रियलिटी में जहां पे मास वेरी करे, जहां पे मास वेरी करे, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। मान लो ये एक ट्रॉली है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, कुछ फ्यूल है, ठीक है, हाँ, कुछ कुछ तो फ्यूल भरा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ एक इसका एग्जॉस्ट है ऐसे करके, और ये पीछे निकाल रहा है अपना कुछ, तो ये फ्यूल को फेंक रहा है पीछे की तरफ, तो वो आगे करके मूव कर रहा है, ठीक है। तो तो इस केस में जो फोर्स लगेगा थ्रस्ट फोर्स है, क्या बोलने वाला था मैं वही भूल गया, खैर। एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम इंटू ए जो होता है,
इसमें ये जो फोर्स लगेगा वो एफ एक्सटर्नल में काउंट नहीं हुआ है अभी तक, हमने ऐसा कोई फोर्स नहीं पढ़ा है। तो कैसे करके लिखते हैं वो ध्यान से देखना। फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट है, सारे के सारे एग्जांपल्स के लिए वैलिड होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसलिए एक ही बार समझेंगे पूरा क्लियर होगा आपको। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे पहले एक्सटर्नल जितने फोर्स हैं आप लिख लो। ध्यान से देखो आपको कैसे लिखना है फॉर्मेट, बस ऐसे डिट्टो लिख लेना है आपको। एम डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू बेसिकली एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो लिख रहे थे, तो लेफ्ट साइड था एफ एक्सटर्नल, साथ ही साथ क्या ऐड करना है, थ्रस्ट फोर्स। बेसिकली यही करना है अपने को। तो आपको कैसे लिखना है वो ध्यान से देखना। एम डीवी बाई डी टी, या आप ऐसे लिखो मास इनटू एक्सेलरेशन एट टाइम टी, क्योंकि मास वेरी कर रहा है तो कोई एक जनरल टाइम में मैं लेता हूं एट टाइम टी। मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हों, ये जो हमने पढ़ा है अभी तक, नॉर्मल फोर्स लग रहा है या कोई पकड़ के खींच रहा है या कुछ भी लग रहा है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है, जिस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है, यहां पे आपको लिख लेना है प्लस थ्रस्ट फोर्स लिखना है। एफ एक्सटर्नल प्लस थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। ये जो थ्रस्ट फोर्स है उसका वैल्यू कितना होता है, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, साथ में एक माइनस साइन भी होता है। माइनस साइन लिखने का जरूरत नहीं, मैं आपको समझाता हूं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे करके मत लिखो, रुक जाओ, इसको ऐसे करके लिख लो एफ थ्रस्ट फोर्स, और नेक्स्ट लाइन में लिख लो आप एम डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू जो भी एक्सटर्नल फोर्स हमने पढ़े हैं प्लस थ्रस्ट फोर्स जो होता है वी आर डी एम बाई डी टी। ये मेन इक्वेशन हो गया अपना। ध्यान से समझो, मैं ये करके समझा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखो। सिंपल है, सारा क्वेश्चन सिंपल है, बताते सारे टर्म्स को ध्यान समझना, क्योंकि सारा टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये एम क्या है, ये एम है मास एट टाइम टी। मतलब मान लो इनिशियल मास है, मान लो इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम इज एम। इनिशियल एम नहीं बोलते हैं, काम करो एम नॉट बोलते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। इनिशियल मास बोल देते हैं हम इसका एम नॉट। मास इजेक्टेड इज म्यू केजी पर सेकेंड, और मास इजेक्टेड is moving at VR meter per second, where VR is relative speed, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, where VR is relative speed of mass ejected with respect to main mass, मेन मास या मेन बॉडी। आपको डेटा में क्या क्या दिया है कि इनिशियल मास एम नॉट था, कब, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे। मास इजेक्टेड दिया हुआ है म्यू केजी पर सेकंड, एक सेकंड में उतना मास इजेक्ट कर रहे हैं, ये पहला डेटा। दूसरा डेटा, मास इजेक्टेड इज मूविंग, ये जो मास इजेक्ट हुआ इट इज मूविंग विद वी आर मीटर पर सेकंड। फिर वी आर क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ मास इजेक्टेड, रिलेटिव स्पीड ऑफ मास इजेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द मेन मास। ये फ्यूएल का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास है वी आर, वेलोसिटी ऑफ फ्यूएल इजेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू मेन बॉडी दिया हुआ है वी आर। बस सिंपल, क्वेश्चन में दे देगा डायरेक्ट आपको, आपको टेंशन नहीं लेना उसका, नहीं देगा तो हम निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं। तो वी आर क्या है, क्लियर, ठीक। अब वो डेटा अगर आपको ढंग से क्लियर है तो यहां देखो एम क्या है, मास एट टाइम टी। इस केस में ध्यान से देखो, थ्रस्ट फोर्स का बात अगर हम करते हैं, छोड़ो थ्रस्ट फोर्स का बात नहीं करते हैं, सीधे अगर हम m लिखें, वैल्यू उधर ये एक एग्जांपल है, सारा वैल्यू उधर पुट करके देखते हैं हम। m क्या है, मास एट टाइम t, तो इनिशियली m नॉट है, t टाइम के बाद कितना मास हो जाएगा बताओ, t टाइम के बाद मास जो बचेगा ओरिजिनल बॉडी का है, मास एट टाइम t ऑफ मेन बॉडी, मास एट टाइम t ऑफ मेन बॉडी कितना बचेगा, m नॉट माइनस म्यू इंटू टी, क्योंकि म्यू नॉट केजी पर सेकंड से इजेक्ट हो रहा है, तो t सेकंड के बाद कितना बचेगा, m नॉट माइनस म्यू टी। क्लियर है ना। m वो है, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मेन बॉडी। ये पूछता है आपसे, या फिर ऐसा ये फॉर्मेट में क्यों लिखा, एक्सेलरेशन पूछे
तो इसका वैल्यू बता देना dv बाई dt इक्वल्स टू m को उधर भेज देंगे। अगर आपसे v पूछे तो dv बाई dt के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, इसीलिए ऐसे करके लिखा है। समझ में? dv बाई dt के फॉर्मेट में क्यों लिखा है, a डायरेक्टली क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि कई बार हमको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना रहता है, इसलिए dv बाई dt करके लिखा है, सिंपल। तो dv बाई dt है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ मेन बॉडी। f एक्सटर्नल जो भी अपने कॉपी में लिख लो, मैं लिख नहीं रहा। f एक्सटर्नल वॉट एवर फोर्सेज वी हैव स्टडीड टिल नाउ विल बी काउंटेड इन f एक्सटर्नल, ऑफ कोर्स along the motion of the body। अरे जैसे एनएलएम में पढ़ते थे ना यार, ऐसे करके मान लो 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये एफ एक्सटर्नल हो गया, एन और एम जी थोड़ी काउंट होगा, एन और एम जी काउंट नहीं होगा ना, बॉडी उधर मूव कर रहा है, तो उसी टाइप से है ये एफ एक्सटर्नल, जैसे बिल्कुल एनएलएम का ये एफ एक्सटर्नल वाला बात है ये, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कितना है देख के बताओ तो, जीरो, लग ही नहीं रहा कुछ, कोई कुछ फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगा रहा उस पर। अब ग्रेविटी और नॉर्मल नहीं लेंगे क्योंकि मूव ऐसे कर रहा है बॉडी पहले ही, बिल्कुल एनएलएम टाइप से, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, ना। आगे क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि खुद पिचकारी टाइप से पीछे कुछ फेंक रहा है तो आगे मूव कर रहा है, वो अंदर का बात है, बाहर का बात नहीं है, तो एफ एक्सटर्नल नहीं है, जीरो है। क्लियर? अच्छा, अब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। वी आर क्या है, ये जो वी आर लिखा है, वी आर क्या है, ये वी आर है रिलेटिव स्पीड ऑफ इजेक्टेड या एडेड मास, या तो आप मास को इजेक्ट करो या घुसाओ उसमें। रिलेटिव स्पीड ऑफ इजेक्टेड या एडेड मास विथ रेस्पेक्ट टू द मेन बॉडी दिया हुआ है, ये है वी आर। वी आर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? वी आर क्या है, वी आर जो इजेक्टेड मास है इसका स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये फ्यूल निकल रहा है, वो निकल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और मेन बॉडी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो फ्यूल का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, मेन मास का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, वी आर कितना होगा, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ फ्यूल विथ रेस्पेक्ट टू कार, स्पीड ऑफ फ्यूल माइनस स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ फ्यूल माइनस 10 माइनस स्पीड ऑफ कार प्लस 20, दैट इज माइनस 30। ध्यान देना ये चीज, कई बार 90% क्वेश्चन में आपको दे देगा कि 10 मीटर पर सेकेंड इज द एग्जॉस्ट वेलोसिटी। क्या देगा, 10 मीटर पर सेकेंड इज द एग्जॉस्ट वेलोसिटी, वो ऑटोमेटिक वीआर ही दिया होता है उसका मतलब, क्योंकि एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रेस्पेक्ट टू द मेन बॉडी, खत्म। एग्जॉस्ट वेलोसिटी का मतलब ही होता है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल व्हिच इज इजेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द मेन मास, तो वो वीआर डायरेक्ट होता है, उसमें टेंशन का बात ही नहीं। वीआर खत्म हो गया, और क्या बचा, डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी आप समझ रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। डीएम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, बस सिंपल। अब यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस डाल लेना, ये मैं समझाता हूँ क्या होगा। प्लस माइनस डाल लो, और इसके बाद फॉर्मेट अगर क्लियर है, सारा टर्म्स क्लियर होना चाहिए। एम है मास एट अ स्पेसिफिक टाइम, डीवी बाई डी टी है एक्सेलरेशन ऑफ द मेन बॉडी, एफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स है, प्लस माइनस वी रिलेटिव क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू द मेन बॉडी, और डीएम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास गेटिंग इजेक्टेड और एडेड, जो भी। क्लियर है ये? अब देख ध्यान से फटाफट, 3-4 एग्जांपल मैं कराऊंगा, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। चलो ये पहला एग्जांपल नहीं लेंगे, मैं आपको लेके दिखाता हूं। सारा टर्म्स अपने कॉपी में एक बार लिख लो, देख लो 2 मिनट, और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बेसिकली एफ इक्वल्स टू एम ही लिखेंगे, पर जब एफ लिखेंगे ना, एफ एक्सटर्नल, वहां पे बस एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगा लेंगे, क्या, थ्रस्ट फोर्स, दैट्स इट। अच्छा एक और चीज, वहां वी आर का जो आपने लाइन लिखा ना, वी आर, वो लिख लेना, रिलेटिव स्पीड ऑफ इजेक्टेड मास या ऑफ इजेक्टेड या एडेड मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मेन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट लाइन जो बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। रिलेटिव स्पीड ऑफ इजेक्टेड या एडेड मास विथ रिस्पेक्ट टू द मेन मास अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द मेन बॉडी, ये पक्का लिख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल पे स्टार्ट करते हैं फटाफट। ऐसे करके एक छोटा सा ट्रॉली है, ट्रॉली, जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं से एफ। ट्रॉली इनिशियली खाली था, ऊपर से बारिश हो रहा है, ठीक है। बारिश जो हो रहा है तो आपको दिया है, मैंने फोर्स लगाया एफ ऐसे करके, एंड मास इज गेटिंग फिल्ड एट रेट ऑफ म्यू केजी पर सेकेंड। आप लोग बस देखो और समझो, पहला 2 क्वेश्चन मैं कर देता हूं। मास इज गेटिंग फिल्ड एट द रेट ऑफ म्यू केजी पर सेकेंड,
फाइंड द स्पीड ऑफ कार्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ कार्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको दिया है रेन गिर रहा है u मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड u स्पीड से नीचे गिर रहा है। ठीक, सिर्फ इतना दिया हुआ है आपको। ठीक है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है आपको। मास इज गेटिंग फिल्ड एट द रेट ऑफ, यही है ये। खाली इसका भी मास ले लें क्या? इसका भी मास ले लेते हैं, चलो m। कार्ट का इनिशियल मास ले लेते हैं हम m। कार्ट मासलेस नहीं है, ये जो कार्ट है खाली इनिशियल, उसका मास दिया हुआ है m। ठीक है, मेरे को बताना है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब खुद सोचो कुछ देर के बाद क्या होगा। कुछ देर के बाद ये जो ट्रॉली जा रहा है वहां पे कुछ पानी भर चुका होगा, कुछ पानी भर चुका होगा। इसका मास कितना हो जाएगा? m प्लस म्यू केजी पर सेकेंड। तो t टाइम के बाद कितना भर जाएगा? म्यू टी केजी। सो मास इतना हो चुका है और हम मानते हैं कि ये v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसका क्या ये वेरिएबल मास का क्वेश्चन है? पहले तो ये सोचो, क्या ये वेरिएबल मास का क्वेश्चन है? वे वेरिएबल मास का क्वेश्चन है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मास ही चेंज हो जा रहा है इसका। F इक्वल्स टू एम ए लिख सकते हैं क्या? अरे m ही तो चेंज हो जा रहा है। देयरफॉर आपको आइडिया लगना चाहिए कि जब सिस्टम का मास चेंज हो जाता है तो वहां थ्रस्ट फोर्स आएगा पिक्चर में। या मास कांस्टेंट नहीं है तो थ्रस्ट फोर्स आएगा पिक्चर में। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, कुछ कुछ चीज तो कॉमन सेंस से समझो। खैर मैं क्वेश्चन में समझाता हूं आपको करके, देखो। तो हम क्या लिखते थे? एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है इस पे? सिर्फ एक एफ, पॉजिटिव ही है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो एफ प्लस क्या लिखते थे? थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी, ये लिखते थे ना। तो हम क्या लिख देंगे? एम, ये एम के बदले क्या लिख दें? एम प्लस म्यू टी डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ तो है ही एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है ना। ये एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एफ, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट एफ लग रहा है तो एफ एक्सटर्नल लिख दिए। और थ्रस्ट फोर्स को क्या लिख दें हम? थ्रस्ट फोर्स होता है वी आर डी एम बाई डी टी। वी आर क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ द मास बीइंग एडेड विद रिस्पेक्ट टू द मेन मास, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू कार। वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये कितना है? वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना लिख दें? माइनस यू जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट टाइम टी। वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? हम अज्यूम किए हैं वी, वी आई कैप। अच्छा, यहां पे ये पुट कर दें क्या पूरा, या इसका वेक्टर वैल्यू पुट करें? मतलब कौन सा वैल्यू यहां पे पुट करें? v प्लस माइनस में बताता हूं क्या पुट करेंगे, पर यहां जो लिखेंगे ना थ्रस्ट फोर्स के बदले में बोल रहा हूं, जो आप वी आर डी एम बाई डी टी लिखोगे तो यहाँ वी आर में क्या पुट करोगे? u पुट करोगे, v पुट करोगे, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पुट करोगे। क्या पुट करेंगे? ध्यान से देखो, ये v क्या है? वी आर क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ मास एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेन बॉडी, फ्रॉम मेन बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर कार्ट किधर मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस में। तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट से मेरे को मतलब है, बस सिर्फ वही कंपोनेंट से मतलब है। और उसका वैल्यू क्या है? माइनस वी। तो मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, वेक्टोरियली ही लेंगे उसको। क्या है वो? माइनस वी, ध्यान देना उसको। तो यहाँ पे पुट कर दो चुपचाप, वही आंसर है। वो ऑटोमेटिकली माइनस आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, हम तो इसका चलो अगर इसका मैग्नीट्यूड पकड़ लेते हैं तो कॉमन सेंस से क्या समझ रहे हैं हम? कि ये जब गिरेगा तो ये भारी होगा, इसका स्पीड घटेगा। डायरेक्ट कॉमन सेंस समझना, आपको ज्यादा इधर उधर का लॉजिक नहीं लगाना है। एक तो लॉजिक मैं फिर भी बता देता हूं आपको। देखो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जो बुक में दिया रहता है मैं बता देता हूं। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लिखा रहता है माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। वी आर माइनस डी एम बाई डी टी करके लिखा रहता है फॉर्मूला। थ्रस्ट फोर्स है, ऐसे मैं लिख रहा हूं, तो चलो देखो वी आर डी एम बाई डी टी है। अब अगर मास इजेक्ट हो रहा है, आपको याद रखने के लिए देखो, अगर मास आप इजेक्ट करेंगे तो ये है वी आर। फोर्स किधर लगना चाहिए? कॉमन सेंस से बताओ, आगे की तरफ, सिंपल। अरे इधर इजेक्ट होगा तो फोर्स आगे लगेगा। तो अगर इफ मास इज इजेक्टेड तो एफ का डायरेक्शन क्या होता है? अगर मास इज गेटिंग इजेक्टेड तो एफ का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू वी आर। या फिर आप कॉमन सेंस लगा के समझ लो ऐसे केसेस में जहां पे, खैर कॉमन सेंस लगा के समझ लो, इफ मास इज गेटिंग इजेक्टेड तो एफ का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू वी आर। आप उधर इजेक्ट करो तो फोर्स इधर लगेगा।
और अगर इफ मास इज गेटिंग एडेड तो एफ का डायरेक्शन इज अलोंग वी आर, जो वी आर का डायरेक्शन होगा वही थ्रस्ट फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू कार क्या है, माइनस वी आई कैप, मतलब वी आर इस डायरेक्शन में है एक्चुअली, और मास ऐड हो रहा है, घट रहा है, मास ऐड हो रहा है, तो इसलिए थ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको डायरेक्शन पता करना है थ्रस्ट फोर्स का, क्योंकि भाई पता करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि एफ कहां लग रहा है, पॉजिटिव। अब यहाँ प्लस थ्रस्ट फोर्स लिखेंगे कि माइनस थ्रस्ट फोर्स लिखेंगे, वो तो डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन पता करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको ये चीज, ठीक है। वी आर किधर आया, माइनस वी आई कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, कार्ट वाले को क्या दिखेगा, पीछे जा रहा है रेन माइनस वी से, अगर इस किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका स्पीड वी है तो, क्योंकि इसके ये वाला कंपोनेंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को अलोंग वाला कंपोनेंट चाहिए, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन वाला कंपोनेंट चाहिए, वो तो जीरो है। अरे इसका स्पीड इधर कितना है, जीरो, और इधर है यू, मेरे को सिर्फ ये वाला कंपोनेंट से मतलब है। तो दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्या है, जीरो माइनस वी, दैट इज माइनस वी। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देना अपने को, हाँ, और माइनस वी का मतलब पीछे की तरफ लग रहा है और मास ऐड हो रहा है, तो तो अगर मास ऐड होता है तो वी आर के डायरेक्शन में ही थ्रस्ट फोर्स लगता है, तो पीछे की तरफ लगेगा, कितना, माइनस वी रिलेटिव, दैट इज वी, और डीएम बाई डी टी कितना है, दिया हुआ है म्यू। बस ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूं कैसे। ये अगर पूरा कथा क्लियर है, इतना वेक्टर वेक्टर नहीं करना है आपको, हर बार इतना वेक्टर करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो मास ऐड हो रहा है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट देख लो, जैसे ये वाला किया हुआ ऑलरेडी, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट देख लो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है सिर्फ उसके अलोंग रिलेटिव स्पीड लिख दो, इसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास का स्पीड, ठीक है। एक्स और वाई करने का जरूरत नहीं है, कंपोनेंट वाइज ये लिख लेना। एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल यही कार्ट अगर होता, बारिश ऐसे गिर रहा होता, बारिश ऐसे गिर रहा होता, मान लो एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये है यू, एट अ स्पीड, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं बोलता हूं वी, तो वी रिलेटिव क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू कार। वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या क्या है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं यार, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये क्या है, u cos थीटा और ये u sin थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है, माइनस v cos थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज v, तो रिलेटिव स्पीड है माइनस, मतलब पीछे की तरफ है रिलेटिव स्पीड, और माइनस ऑफ v cos थीटा प्लस v। तो मेरे को सिर्फ ये वाले कंपोनेंट से मतलब है वी आर के लिए, परपेंडिकुलर मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के कंपोनेंट से मतलब है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से मतलब नहीं। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से, सिंपल, इसको तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो ना। चलो देखो मैं दिखा देता हूँ। ये एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो m प्लस म्यू टी एफ माइनस म्यू वी, इसको क्या लिख दें, dv बाई एफ माइनस म्यू वी इक्वल्स टू डी टी बाई एम प्लस म्यू टी, दोनों साइड इंटीग्रेट, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे स्पीड कितना है, मान लो जीरो, टाइम टी इक्वल्स टू स्पीड है मान लो v, तो ये क्या आ जाएगा देखो, लॉन एफ माइनस म्यू वी बाई माइनस म्यू, और इसका इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करते हैं, फ्रॉम जीरो टू v इक्वल्स टू लॉन m प्लस म्यू टी बाई म्यू, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू t, ये और ये कट गया, ये क्या आएगा, लॉन एफ माइनस म्यू वी बाई एफ इक्वल्स टू माइनस लॉन m प्लस म्यू टी बाई m। इसका मतलब f माइनस म्यू वी बाई एफ इक्वल्स टू m बाई एम प्लस म्यू टी। यहां से आप v का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं ना, v का वैल्यू जो भी आएगा निकाल लो, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, यहां से निकाल सकते हैं आप, मैं निकाल नहीं रहा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो भी आएगा दैट इज द आंसर। सो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई हैव गॉट, वही पूछा है क्वेश्चन में। क्लियर है आपको? ऐसा मैं और क्वेश्चन कराता हूं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में देखो ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखो ये टफ वाला था, टफ वाला मैं कर दिया, अब आप कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस करो। देखो सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे करके कार्ट है, ठीक है, कार्ट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ u, पहले से कार्ट का इनिशियल स्पीड दिया है u मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मास दिया है m नॉट, और एट टाइम t इक्वल्स टू 0 it starts ejecting fuel
एट वी आर दिया है कि फ्यूल का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, दिया हुआ है स्पीड ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू कार ही है, ठीक है। वी आर मीटर पर सेकेंड, वी आर क्या है, फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू मेन कार दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, पीछे की तरफ इजेक्ट कर रहा है ऐसे करके। क्वेश्चन ने बोला फाइंड वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर से और स्टार्ट्स इजेक्टिंग फ्यूल एट वी आर मीटर पर सेकेंड एंड म्यू केजी पर सेकेंड, ये रेट है इजेक्शन का, म्यू केजी पर सेकेंड। हाँ, तो आपको बताना है फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए ये वाला बता दीजिए। तीसरा केस में मैंने यहां पर छेद किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में छेद कर दिया है ऐसे करके, और एक कांस्टेंट फोर्स भी लगा देता हूं F, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में छेद किया है और यहां से गिर रहा है विथ से म्यू केजी पर सेकेंड, बस इतना ही दिया, म्यू केजी पर सेकेंड से गिर रहा है और इसका इनिशियल मास है एम नॉट, फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो ये दो क्वेश्चन फटाक से करते हैं। देखो अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं सबसे पहले, एम वी चाहिए तो ये इक्वेशन लिख रहे हैं, एम डीवी बाई डी, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, पर मास लीकेज है क्या, हाँ, तो थ्रस्ट फोर्स तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और प्लस के लॉन्ग लगेगा कि माइनस के लॉन्ग लगेगा, देखो मास ऐसे निकल रहा है तो फोर्स तो ऐसे लगाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वी रिलेटिव पीछे है ना, और मास इजेक्ट हो रहा है तो वी रिलेटिव के ऑपोजिट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो तो कॉमन सेंस से समझ में भी आ रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव, तो इधर लिखेंगे पॉजिटिव सीधे, वी आर डी एम बाई डी टी चुपचाप। अच्छा एम, अच्छा एम को क्या लिख दें, एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू, वी रिलेटिव डायरेक्टली दे दिया आपको, वी आर कॉन्स्टेंट है, टेंशन नहीं लेना, वी आर, और डी एम बाई डी टी क्या होगा, दिया हुआ है, हाँ डी एम बाई डी टी का वैल्यू दिया है म्यू, तो बस यही आंसर। मेरे को क्या वी बताना था ना, तो डी वी क्या आ गया, वी आर म्यू इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई एम नॉट माइनस म्यू टी फ्रॉम 0 टू टी, और टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे स्पीड था u, और टाइम टी इक्वल्स टू टी पे स्पीड हो गया v, बस सिंपल। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे ढंग से, इसको ढंग से इंटीग्रेट कर लो, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा v इक्वल्स टू u प्लस वी आर लॉन एम नॉट बाई एम माइनस म्यू टी, ये आप बोल लो u प्लस वी आर लॉन एम नॉट बाई एम, एम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एम एम माइनस म्यू टी है, ये आएगा स्पीड, ठीक है। अब ध्यान दो रॉकेट के केस में यही होता है डिट्टो, रॉकेट के केस में ऐसा ही होता है, इनिशियल स्पीड अगर u है, बस रॉकेट के केस में इसको 90 डिग्री ऐसा रहता है, इसको अगर 90 डिग्री ऐसा कर दो तो रॉकेट का ही हो जाता है केस, वो वाला केस भी आप सॉल्व करो, उस केस में इक्वेशन मैं बता देता हूं क्या होगा, उस केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे रे, एम डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ एम जी एट अ टाइम टी, एट टाइम टी, क्या इक्वेशन होगा देखना, ऐसे करके रॉकेट ऊपर जा रहा है ना, नीचे की तरफ लग रहा है mg, थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा राइट, क्योंकि वी आर नीचे की तरफ है और मास इजेक्ट हो रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर, तो mg सॉरी नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो थ्रस्ट फोर्स माइनस mg, थ्रस्ट फोर्स कितना, वी आर डी एम बाई डी टी माइनस mg, और वी आर दिया है क्वेश्चन में कि इट इज इजेक्शन ऑफ एग्जॉस्ट वेलोसिटी दिया है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू मेन बॉडी दिया है आपको ये चीज, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा u माइनस जी टी प्लस वी आर लॉन एम नॉट बाई एम। आपको रिजल्ट याद कर लेना, ये रॉकेट का केस आपको याद करना है, इसी को इंटीग्रेट करने से ही आएगा, बस इक्वेशन लिख दिया हूं मैं, यू इंटीग्रेट दिस वन यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट अस टॉक ऑफ दिस केस। ये केस में भी अगर देखो मास इजेक्ट हो रहा है क्या, तो थोड़ा आइडिया लग रहा है, चलो ठीक है रियल मास का हो सकता है, ट्राई करते हैं। तो आपको बताना था स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर से एम डीवी बाई डी टी, अब रट मत लेना हमेशा, ये आपको एक्सेलरेशन बोला अगर तो चुपचाप एम ए लिख लेना, फाइंड एक्सेलरेशन बोलता है तो चुपचाप एम ए लिख लेते, फिर परेशान मत होना,
हमेशा डी बाई डी टी नहीं लिखना। क्यों लिख रहा हूँ डी बाई डी टी? क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में मेरे को। एक्सेलरेशन बोलता तो एम ए इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स और जो भी प्लस माइनस थ्रस्ट फोर्स, तो मैं देखूंगा अभी क्या है, पर आपको समझ में आ रहा है ना क्या पूछा है उस पर डिपेंड करता है। पूछा है मेरे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी बाई डी टी लिख रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही रहे हैं एफ। अच्छा अगर ध्यान से देखो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है अपने को पता नहीं, थ्रस्ट फोर्स मैं अलग से लिखता हूँ। v ये होता है v रिलेटिव dm बाई dt। इस केस में v रिलेटिव कितना है? वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना है? मान लो ऐसे करके मैं जा रहा हूं और अपना मार्कर को हाथ से छोड़ा, तो इसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मी हॉराइजॉन्टली कितना है? 0। अरे अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन से ऐसे करके रिलीज किए हो, रिलीज कर रहा हूं, ध्यान देना, फेंक नहीं रहा हूं मैं, फेंकूंगा तो फिर स्पीड अलग हो जाएगा। ऐसे करके जा रहे हैं और छोड़ दिया इसका, तो मेरा और इसका हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट दिखा रहा है नीचे बिल्कुल, पर मेरा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, क्योंकि अरे पकड़ के ही छोड़ा ना मैं ऐसे करके, मैं भी चल ही रहा हूँ स्पीड से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है हम दोनों का। तो इसीलिए वी, अब ये वी रिलेटिव होता भी क्या है, मास यहां से जो निकला, जो थोड़ा सा नीचे आया, इसका स्पीड उस समय वी था, तो इसका भी तो हॉरिजॉन्टल वी ही है। वी रिलेटिव कितना हो जाएगा? 0। ये वाला कंपोनेंट कंसीडर नहीं करना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला कंसीडर करना है, तो इसलिए थ्रस्ट फोर्स कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। पर ये m क्या है? मास तो घट रहा है ना, m माइनस म्यू टी, मास तो घट जा रहा है, m माइनस म्यू टी इंटू डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ। बस इसको आप इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। रेस्ट से स्टार्ट किया है मान लो, डीवी का इंटीग्रल इक्वल्स टू एफ डी टी बाई एम माइनस म्यू टी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, स्पीड था 0, टाइम टी इक्वल्स टू टी पे स्पीड है मान लो v। इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये सारा वेरिएबल मास का क्वेश्चन है। मेरे को क्वेश्चन टफ करना रहता तो वो जो ये वाला केस था उसमें रेन को ऐसे घुसा लेता, पर रेन को वैसे भी घुसा लेते तो आपका इक्वेशन क्या बनता? ध्यान से देखो, मान लो रेन को ऐसे घुसा रहे हैं, दिस इज यू विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं ये वाले केस में? ऐसे करके घुस रहा है तो मास ऐड हो रहा है, ठीक है ना, म्यू केजी पर सेकंड के रेट से मास इज गेटिंग एडेड। इक्वेशन क्या लिखते हैं हम? मान लो उसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोलना था। एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? हाँ, मान लो एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे, मतलब पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन किए थे इसका, एफ फोर्स लगा रहे थे, यू मीटर पर सेकंड से रेन भी गिर रहा है एट एन एंगल ऑफ से थीटा, और म्यू केजी पर सेकंड है, यू मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। हाँ, आपको बताना है स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इसका मास था m, ठीक। तो m dv बाई dt, m को डायरेक्टली क्या लिख दें? कितना रेट से मास ऐड हो रहा है? मास जो ऐड होगा वो थीटा वीटा मत ले लेना, मास चुपचाप डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। कितना मास हो जाएगा उस केस में? m प्लस म्यू टी। ये क्लियर है? या u का ये वाला कंपोनेंट लेंगे? u का ये कंपोनेंट इज नॉट हेल्पिंग इन एडिंग द मास। हाँ, यहाँ पे भी ये वाला कंपोनेंट लेंगे, रुक जाओ, यहाँ मास में गड़बड़ लिख रहा हूँ, मास होगा m प्लस खैर अगर डायरेक्टली दे दे कि म्यू केजी पर सेकंड है मास का रेट ऑफ एडिशन, अगर आपको दे दे dm बाई dt है म्यू केजी पर सेकंड, तब तो टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर आपको दे दे कि म्यू केजी पर सेकंड इज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ मास, चाहे वो थीटा एंगल पे गिर ही क्यों ना रहा हो, अलग से दे दिया तो फिर टेंशन नहीं लेना है, फिर m इक्वल टू ये वही हो जाएगा, m प्लस म्यू टी dv बाई dt। डी बाई डी टी क्या है? हाँ, एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स, और थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? जाहिर सा बात है पीछे की तरफ लगेगा, मास उधर ऐड हो रहा है, फोर्स भी उधर ही लगेगा। जहां मास ऐड होता है तो वी आर के डायरेक्शन में ही थ्रस्ट फोर्स भी लगता है, तो पीछे। और वी रिलेटिव कितना होगा इस केस में? देख, वी रिलेटिव हो जाएगा, मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका स्पीड है v, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? v प्लस यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो f माइनस दिस v रिलेटिव dm बाई dt दिया हुआ है म्यू, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा। cos थीटा दे देगा आपको सुंदर सा वैल्यू 30 डिग्री 37 डिग्री, तो कुछ अच्छा सा आ जाएगा ये। फिर बाकी अपना इंटीग्रेट करना, ये कांस्टेंट्स है u और cos थीटा, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हैं, ये सारा वेरिएबल मासेस का क्वेश्चन है। और देखो चेन प्रॉब्लम्स, चेन को गिराते हैं ऊपर से, कहीं कहीं हम चेन को भी गिरा देते हैं। देखो फटक से, मान लो ये चेन ऐसे करके ऊपर से एक चेन ऐसे करके रखा हुआ है, चेन का है मास m और लेंथ l, ठीक है। अब इसको गिरा दिए तो क्वेश्चन बोला आफ्टर x हैज फॉलन,
आफ्टर एक्स लेंथ फॉल्स, एक्स लेंथ जब गिर जाता है, ऐसे करके एक्स गिर गया, तो ऊपर कितना बचा, एल माइनस एक्स, और इधर है एक्स। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड कितना होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड कितना होगा, तो ग्राउंड पे कितना फोर्स लग रहा है, ग्राउंड पे कितना फोर्स लग रहा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एफवीडी बनाते हैं। ग्राउंड पे उतना फोर्स लगेगा जितना इस पे लगेगा, राइट। ग्राउंड पे कितना फोर्स लगेगा, जितना इस पे लग रहा है। और इस पे कितना लग रहा है, ध्यान से देखो, अगर एक्स लेंथ गिर गया है तो इसका मास कितना है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू जी। तो ये तो ग्राउंड इस पे लगा रहा है नॉर्मल। अच्छा, और एक चीज ध्यान दो, ये जो मास गिर रहा है तो वो तो मास ऐड हो रहा है इसमें, मास चेंजिंग वाला क्वेश्चन है क्या, हाँ मास चेंज हो रहा है इसका, इसलिए डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मास इंक्रीज होते जा रहा है, तो इस पे थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में, एक काम करो नॉर्मल ऐसे मत बनाओ, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, हाँ, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वो ऐड होता है मास, तो वी आर के डायरेक्शन में ही थ्रस्ट फोर्स लगता है। तो मास तो ऐड नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, थ्रस्ट फोर्स नीचे लगेगा। कितना लगेगा थ्रस्ट फोर्स, क्या होता है, वी आर डी एम बाई डी टी। ध्यान से देखो, जब ये पूरा चेन क्या कर रहा है, बेसिकली फ्री फॉल। तो अगर एक्स गिर जाए तो इस पॉइंट का स्पीड कितना होगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट था, ये एक्स गिर गया, तो इसका स्पीड यहां पे कितना है, रूट अंडर 2gx, यही सबका स्पीड होगा, गिरते जा रहा है इसी स्पीड से, एक्स गिरने पे टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड ये है, हर एक पॉइंट का स्पीड उस समय पे वही रहेगा, और बाकी चेन इधर गिर चुका है। क्लियर है, हर एक पॉइंट का स्पीड यही है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का भी स्पीड यही है। तो v रिलेटिव ये है, जिस स्पीड से ये मास ऐड हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज रूट 2gx। ये समझ में आया ना, हर एक पॉइंट का स्पीड रूट 2gx ही रहेगा, तो रूट 2gx इज वी आर रिलेटिव स्पीड ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये तो रेस्ट पे है along the line of motion, ये तो रेस्ट पे है, तो यही वी आर होगा पूरा, रूट 2gx। अच्छा, dm by dt मतलब छोटे से टाइम में जिसमें ये कांस्टेंट है, ध्यान देना, छोटे से टाइम में जिसमें ये स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप बड़ा ये dt बड़ा इंटरवल लोगे तो स्पीड ही चेंज हो जाएगा, फिर रूट 2gx नहीं रहेगा, तो इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x। इसलिए छोटे से टाइम इंटरवल में dm कितना आएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ बाई dt, ये मास है dm बाई dt। dx बाई dt क्या है, ये जो छोटू सा लेंथ इधर ऐड हो रहा है बाई dt, तो वो जो छोटू सा लेंथ ऐड हो रहा है बाई dt है, dx बाई dt क्या है, इसका स्पीड विच इज रूट 2gx ओनली, विच इज रूट 2gx ओनली, इसका वैल्यू भी क्या आ गया, रूट अंडर 2gx, तो बेसिकली m बाई एल इंटू 2gx आ गया। ठीक है, तो ये थ्रस्ट फोर्स आया, किधर लग रहा है, वी आर के डायरेक्शन में ही लगेगा, m बाई एल 2gx। तो ये कितना आ गया टोटल, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है चेन पे, वो लग रहा है 3m बाई एल gx। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना लगेगा, 3mgx बाई एल। ये कौन लगाएगा, ग्राउंड ही लगाएगा इतना नॉर्मल, तो ग्राउंड उतना नॉर्मल लगाएगा, तो ये ग्राउंड पे भी कितना लगाएगा, एग्जैक्टली इतना ही फोर्स लगाएगा। क्लियर है ये चीज ढंग से, ठीक। तो ये अलग क्लियर है, तो मैं यही रुकता हूँ, और कुछ कुछ अच्छा प्रॉब्लम है जो मैं क्लास में करा दूंगा आप लोग को, ठीक है, या मैं होमवर्क दे दूंगा बहुत सारा। तो दीज वर ऑल क्वेश्चंस ऑफ ओब्लिक कोलिजन्स एंड वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स। आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और एक एक टर्म ढंग से समझाया है, वो एक एक टर्म का बस फोकस करना थ्रस्ट फोर्स पे, बाकी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा वेरिएबल मास चेंजिंग प्रॉब्लम्स में। और ये सारा क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो मेंस, ज्यादा नहीं पूछता है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। ओब्लिक कोलिजन पक्का पूछता है, ओब्लिक कोलिजन्स तक जो पढ़ाया दैट विल बी 100% आस्क्ड, पूछेगा ही, हर साल पूछता है, पूछेगा ही वो। ये वेरिएबल मास का बहुत ही कम पूछता है, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसमें सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, हरे कृष्ण।